नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। आज बिहार सरकार की ओर से यानी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से एक आदेश जारी किया गया। आदेश था शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए क्या आदेश था, यह हम आपको विस्तार से इस पूरे चर्चा में, इस पूरे कार्यक्रम में बताएंगे। वो आदेश था कि शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाने के अलावा जातीय गणना का भी काम करेंगे। एक बड़ी खबर यही निकल कर आई है बिहार से कि शिक्षक बच्चों को पढ़ने के अलावा जातीय गणना का भी काम करेंगे। के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा। इससे पहले गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को शामिल नहीं करने का आदेश जारी भी के पाठक भी नहीं किया था। अब के पाठक इतनी जल्दी कैसे पलट जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आदेश आज जारी हुआ है पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। आदेश जारी करते हुए, पत्र लिखते हुए के पाठक ने कहा कि जितने भी शिक्षक हैं अब जातीय गणना में भागीदारी अपना देंगे, जातीय गणना में शिक्षक काम करेंगे और जातीय गणना में पढ़ाने के साथ साथ शिक्षकों का भी योगदान होगा। इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ही बोला था कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे, मतलब गैर शैक्षणिक कार्यों में कोई भी काम नहीं करेंगे। बिहार शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद से अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। कभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में शामिल होने से मना किया जाता है तो कभी जातीय जनगणना की ड्यूटी लगा दी जाती है। एसटीईटी संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि शिक्षकों को 12 बजे तक स्कूल में पढ़ाना है, उसके बाद जाति आधारित गणना करना है। एसटीईटी संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि शिक्षकों को मानसिक रूप से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र ने, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा आए दिन नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि जो शिक्षक हैं गैर शैक्षणिक कार्य में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही जाति आधारित गणना का फैसला आया है उसके बाद उन्हें जाति आधारित गणना में लगा दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए एसटीईटी के संघ के अध्यक्ष हैं अमित विक्रम जी, इनसे सीधे बात करेंगे। अमित जी, पहले जो फरमान जारी किया गया था के पाठक के द्वारा, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं जाएंगे, लेकिन अब उन्हें जातीय आधारित गणना में लगा दिया गया है। देखिए, यही तो त्रासदी है। हम लोग बरसों से मांग करते रहे हैं कि शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए। यहाँ तक कि जो विद्यालयों में भोजन बनता है, एमडीएम बनता है, उसके लिए भी हमने हाईकोर्ट में अपील किया था, याचिका दायर की थी कि उससे हमको अलग किया जाए। और उतने प्रयासों के बाद इन्होंने एक आदेश निकाला था, लेकिन वो आदेश 48 घंटे भी नहीं टिका। 48 घंटे के अंदर वह आदेश निरस्त हो गया और उन्होंने पुनः चिट्ठी जारी कर दिया कि सब जातिगत जनगणना कीजिए। पहले जैसे हम लोग कभी जाति गिनते थे, कभी शौचालय गिनते थे, कभी पशु गिनते थे, पुनः वही स्थिति हो गई। हम लोग पुनः मूर्खों भवा की स्थिति में आ गए हैं। तो आखिरकार जो हमसे उम्मीद की जाती है कि बेहतर तरीके से शिक्षण करें, अध्यापन करें, वो हम कैसे करेंगे जब हमको विद्यालय में रहने नहीं दिया जाएगा। दिन भर आप हमसे जाति गिनवाइएगा, घरे घर घूम के सबका जाति पूछें, इनकम पूछें, और जो विभिन्न डिटेल्स है, बहुत लंबा फॉर्मेट है, उसको भरवाएं, थक हार के घर जाएं, फिर सुबह उठ करके हम विद्यालय में कैसे पढ़ाएंगे। और विद्यालय में तो शिक्षक बचेंगे ही नहीं। अधिकांश विद्यालयों में मुश्किल से एक शिक्षक बचेंगे, बाकी सभी चले जाएंगे जनगणना के कार्य में। तो अगले 1 महीना तक तो विद्यालय में अध्यापन कार्य ध्वस्त रहेगा। तो ऐसे में तो कहीं से कुछ सुधार होने की जो उम्मीद दिखती थी वो नहीं होना है। माननीय के पाठक जी के आदेश का भी कोई महत्व नहीं रह गया। या तो उनको विभागीय नियमों का पता नहीं है, या फिर उनको आखिरकार किसी दबाव में झुकना पड़ा है। तो जो भी हो, लेकिन शिक्षकों के साथ तो ये बहुत ही अन्याय है। बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम भी देना है, तब जाकर के आप लोग बिहार कर्मचारी बनेंगे, बिहार के कर्मचारी बनेंगे। ये कितना प्रभावित हो रहा है आप लोगों की पढ़ाई? देखिए, कुल 63,000 शिक्षकों ने भरा। उनमें से अधिकांशतः जो नए शिक्षक थे, जो 2022 में ज्वाइन किया है जिन्होंने, उन लोगों ने फॉर्म भरा था। जो दूर दराज के इलाकों में जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए, उन्होंने फॉर्म भरा था। और वैसे बहुत परेशान थे, पीड़ित थे अपने जहाँ पे नौकरी करें उससे। तो उनको एक उम्मीद थी कि चलिए भाई, सरकार राज्यकर्मी का दर्जा ऐसे नहीं दे रही है तो परीक्षा लेकर के ही दे दे। उसकी तैयारी में वो जो लगने का अंतिम समय था, 24 तारीख को परीक्षा थी, तो अंतिम समय में अब ये जातिगत जनगणना में झोंक दिया गया है। दिन रात जो फील्ड ड्यूटी करेंगे वो रात में जाके क्या पढ़ेंगे, और जब नहीं पढ़ेंगे और फेल कर जाएंगे तो उनके माथे पर एक ठप्पा लग जाएगा कि बीपीएससी फेल मास्टर हैं।
तो समाज में शिक्षकों को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े सरकार। और के पाठक जी भी निष्प्रभावी साबित हो गए, उनकी भी बात अब कोई नहीं सुन रहा है। कुल मिलाकर के वही पुरानी स्थिति है जहां शिक्षकों का दोहन शोषण होगा और विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता वापस पुनः नीचे गिर जाएगी। चलिए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा, एसटीईटी संघ के अध्यक्ष हैं अमित विक्रम जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो शिक्षक, वैसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहा है और जो के पाठक फरमान जारी कर रहे हैं उनका भी फरमान निरस्त होता हुआ दिख रहा है। सहयोगी बाबर के साथ मैं धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24 पटना। अगर हम थोड़े राजनीतिक परिवेश से इस बात को देखें तो विपक्ष जो कह रही है उससे झुठलाया नहीं जा सकता है। विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहते रहते शिक्षा के अपर मुख्य सचिव जो के पाठक हैं वो भी पलटने लगे, अपने ही बयानों पर पलटने लगे। हमारे साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, एक बार फिर पलटते नजर आए हैं के पाठक, अपने ही बयान को काट दिया है। पिछले बार उन्होंने आदेश जारी किया था कि शिक्षक अब गैर शैक्षणिक किसी भी काम में भागीदारी नहीं देंगे। आज नोटिस जारी किया गया, आज एक लेटर सभी जिलाधिकारी को भेजा गया के पाठक के द्वारा। उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा जातीय गणना में भी काम करेंगे। अब बताइए आप ही कि शिक्षक पढ़ाएं कि जाति गिने कि भैया आप फलाने जाति से हैं, आप फलाने जाति से हैं, आप ही बताएं। देखिए आयुष, बिहार सरकार में के पाठक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट और कड़क अधिकारी माने जाते रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार के रिजिम में ही नहीं बल्कि ये लालू प्रसाद के रिजिम में भी अपना तेवर दिखला चुके हैं। अगर बात करें इनके कैरियर की तो ये 1990 के आईएएस अफसर हैं और लालू राज में गोपालगंज जिला में इनको डीएम बनाया गया था। लालू यादव ने ये कहा था कि थोड़ा गोपालगंज की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। उस समय उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को टारगेट किया था और उस समय शिक्षा व्यवस्था गोपालगंज में बहुत ही अच्छी हो गई थी। टीचर समय से आधे घंटे पहले स्कूल पहुंचते थे, सारे कामों को निपटा करके आधे घंटे के बाद में स्कूल से जाते थे। लेकिन उस समय कुछ लालू यादव के करीबियों पर कुछ ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया। अभी जब ये शिक्षा व्यवस्था की जब यहाँ पर किरकिरी हो रही है और आयुष, सबसे बड़ी बात है कि बिहार का बजट लगभग 2,61,000 करोड़ का है और इसमें लगभग 15.5% मतलब सबसे अधिक बजट शिक्षा व्यवस्था में रखा गया है। 40,450 करोड़ के आसपास इसका बजट है शिक्षा व्यवस्था का। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले से जिस तरह से शिक्षकों का आंदोलन हुआ और जिस तरह से विपक्ष भी जो है हमलावर रही, नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही थी, इसको लेकर के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक को बुलाया गया। शिक्षा विभाग में एसीएस के लिए इनको बुलाया गया और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा गया। जाहिर सी बात है कि जब ये पदभार अपना ग्रहण किए तो सबसे पहले शिक्षकों का पहनावा ओढ़ावा उन्होंने पहले ठीक किया, उसके बाद टाइमिंग को लेकर के इन्होंने जो है ये किया। उसके बाद में शिक्षक जो है पढ़ाएं, कोचिंग व्यवस्था में जो लगे रहते थे उससे कैसे इनको काटा जाए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये तमाम जो है अब समय समय पर ये बहुत तेजी से जो है ये स्टेप लेना शुरू कर दिए, ऑर्डर करना शुरू कर दिए। अभी हाल ही में 2 रोज पहले जो है इन्होंने ऑर्डर निकाला था कि जो बीएलओ को ट्रेनिंग के लिए जो शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाती है या कोई भी प्रशासनिक काम में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, इससे शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। सारे डीएम को इन्होंने लेटर लिखा था और बीएलओ के ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कहा था कि अनुमंडल लेवल पे लगभग 10 शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी जो ट्रेनिंग देते रहेंगे। लेकिन जैसे ही जाति जनगणना वाला जो मुद्दा है, इस पर जैसे ही हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जो भी पीआईएल जो लोग 6 आदमी दाखिल किए थे वो खारिज हुआ। उसके बाद चूंकि इसमें सरकार की, बिहार सरकार का ये इशू बन गया था, प्रेस्टिजियस इशू बन गया था यहाँ पर कि जाति गणना जो करवा रही थी कॉन्टीजेंसी फंड से, 500 करोड़ की कॉन्टीजेंसी फंड से करवा रही थी, उसमें हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया 4 मई को और ये लास्ट स्टेज था। महज 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में इसको समाप्त
कर लेना था। ये एक महीना का समय था, लेकिन 4 मई को जब हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसके बाद में जो भी शिक्षक इसमें काम में लगे हुए थे सभी लोगों को अपने स्कूल में अपने ड्यूटी पर भेज दिया गया। और जिस तरह से हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उसके बाद सब के बावजूद के पाठक बिहार सरकार में जो भी अगर कोई नियम बनती है या बिहार सरकार की कोई प्रेस्टिजियस कोई इश्यू होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कंधे से कंधे मिलाकर चलना इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। तो ये यहां पर जिस तरह से हाई कोर्ट का जैसे ही आदेश आया, उसके बाद में इन्होंने तुरंत सारे डीएम को एक लेटर निर्गत किया, लेकिन उस लेटर में ये दिया गया है कि ऐसे शिक्षक इस रेशियो में शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया जाए कि स्कूल शिक्षक विहीन ना हो और जो पढ़ाई है वो प्रभावित भी नहीं हो, और इसके अलावा कोई दूसरे प्रशासनिक काम में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए। ये लेटर के पाठक ने इशू किया है, लेकिन इस पर जो है राजनीति नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। हालांकि राजनीति से के पाठक पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिस समय संभवतः हाउसिंग बोर्ड के एमडी बने थे और सुशील मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और हाउसिंग भी उन्हीं के काम में था, तो उस समय के पाठक का जो वर्क स्टाइल था उसको लेकर के सुशील मोदी ने बयान दे दिया था कि सन की आईएएस अफसर हैं। तो के पाठक ने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम को लीगल नोटिस तक भेज दिया था। तो जाहिर सी बात है कि के पाठक काम के प्रति बहुत ईमानदार है। सरकार के लेवल के जो भी काम है उसके प्रति जो है ये वफादार हैं, ईमानदार हैं। इसको लेकर के उन्होंने उचित समझा होगा कि इसका जो है काम जल्दी से निपटारा कर दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार की बहुत हम उनकी ईमानदारी पर और उनकी कर्मठता पर सवाल नहीं उठा रहे। हम के पाठक की ईमानदारी और कर्मठता पर सवाल नहीं उठा रहे। हमारा सवाल बस बच्चों के भविष्य को लेकर है। क्या अगर शिक्षक 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल 9 साढ़े 9 तक खुलता है, ये सभी जानते हैं, सच्चाई क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 12 बजे तक अगर शिक्षक पढ़ाएंगे स्कूलों में, उसके बाद अगर जातीय गणना के काम में लग जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हम के पाठक की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहे, हमें बस मतलब है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। देखिए, के पाठक को आए हुए अभी 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ, और इसके पहले बच्चों का जो भविष्य था वो ये सब लोग जान रहे हैं। और यहां पर जहां पर ये बात है जाति गणना की, तो ये जातीय गणना की बात अगर है तो महज 10 से 15 दिन के बीच में जो है ये खत्म हो जाएगा। तो ये 10-15 दिन के खत्म होने के लिए भी इसके बावजूद भी उन्होंने लेटर जो निर्गत किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि शिक्षक विहीन विद्यालय ना हो और पढ़ाई भी बाधित ना हो। तो ये मैनेजमेंट जो है करना डीएम का काम है कि कैसे कैसे जो है डीएम इसको मैनेज करते हैं। और स्कूल जो है ये महज 10 से 15 रोज की बात होगी कि इसमें जो है ये गणना जो है खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर जो है अपने जो भी उनके जो आदेश हैं उस आदेश का पालन होगा। और उन्होंने इस लेटर में बाकायदा लिख दिया है कि दूसरे किसी प्रशासनिक कार्य में जो है प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये 10-15 दिन का समय के लिए जो है थोड़ा उन्होंने बैकफुट पे अपने आप को रखा है कि बिहार सरकार की जो ये प्रेस्टिजियस जो इशू है इस पर जो है बिहार सरकार, हम तो छात्रों की परेशानी पर बात कर रहे हैं। अगर शिक्षकों पर जो ओवर वर्क दिया जा रहा है, मतलब वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर शिक्षकों का क्या कहना। आपके साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करें और तमाम बातें उनसे पूछें। और दर्शकों को भी जाननी जरूरी है कि जब ये जाति जनगणना में लगेंगे ये सारे शिक्षक, तो फिर शिक्षकों के मेंटल हेल्थ के बारे में क्या, उनके वर्कलोड के बारे में क्या, आप बातचीत करें और दर्शकों तक पूरी बातें पहुंचाएं। देखिए आयुष, हम लोग के साथ हैं अमित विक्रम जी जो कि शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से अमित जी, जिस तरह से शिक्षकों को लगाया गया है ये जातीय गणना में, तो इससे स्कूल के बच्चों पर जो भी पढ़ाई का जो कार्यक्रम है उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इस साल 2023 में हम लोग जनवरी का पूरा महीना हम लोग मकान गिन रहे थे, फिर अप्रैल में जातीय जनगणना कर रहे थे, और अभी पुनः उसी कार्य में जो हाईकोर्ट से रोक हटे लगाया जा रहा है, तो व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में एक शिक्षक या 2 शिक्षक को छोड़ के सभी की ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई उम्मीद करते हैं, उन्होंने पत्र भले ही प्रमुख सचिव साहब ने निकाल दिया है कि व्यवस्था प्रभावित नहीं है, लेकिन व्यवस्था प्रभावित होना तय है। क्योंकि 2 शिक्षकों के भरोसे 8 कक्षा की पढ़ाई कैसे होगी।
अगर प्राथमिक है तो वहां एक शिक्षक है, तो उसके भरोसे 5 कक्षा की पढ़ाई कैसे होगी? ये संभव ही नहीं है। और इन्होंने जो भी आदेश निर्गत किया है तो उस आदेश का कोई प्रभाव ही नहीं है जमीनी स्तर पर। मैंने उसमें देखे ऐसे वीडियो के आदेश आ गए, इन्होंने कहा है प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं लगाई जाए, जबकि सभी ने अपने अपने कोषांग में प्रतिनियुक्ति पुनः कर दी। जैसे प्रतिनियुक्ति पहले थी जाती है जनगणना के दौरान कि जो मैनेजमेंट था ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पे शिक्षक ही देख रहे थे, वो मैनेजमेंट भी देख रहे हैं। और प्रबंधक और पर्यवेक्षक जो थे वो तो है ही, उनको आप ड्यूटी ही नहीं सकते हैं। इनका लेटर निष्प्रभावी है, किसी काम का नहीं है। उसको एक तरह समझिए जिला स्तर के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने कचड़े के ढेर में डाल दिया है। अच्छा, ये जो जातीय गणना का जो समय था, ड्यूरेशन था, 7 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई तक जो है ये कार्यक्रम खत्म हो जाना था। यही बात है ना जी? यही बात था। जो पहला चरण जो था मकान गिनने का था, दूसरा था तो आदमी की आर्थिक और जो सामाजिक जानकारी इकट्ठा करने का वो दूसरा चरण था। 4 मई को रोक लग गया, तो 4 मई से लेकर 15 मई तक 11 दिन का समय होता है। तो आप क्या मानते हैं कि 11 दिन और लगेंगे, सारे काम जो है निपट जाएंगे? मुझे लगता है कि कम से कम 3 सप्ताह का समय अभी लगेगा, कि जो स्थिति है, क्योंकि उस समय भी काम की गति वो नहीं थी। जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जो बिजागा ऐप है, जो जनगणना के लिए ऐप दिया गया है सभी शिक्षक मोबाइल, उस ऐप में कई सारे प्रॉब्लम थे, एंट्री नहीं हो पाता था। दिन के समय में जब लॉगिन करते थे, क्योंकि विद्यालय आवर के बाद करना था लॉगिन, दिन में घूम करके जानकारी इकट्ठा करनी होती है, शाम में लॉगिन करना होता था। शाम में जब सब लोग लॉगिन करते थे तो लॉगिन नहीं होता था, एंट्री नहीं होता था। तो उस ऐप में भी कई सारी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कम से कम 3 सप्ताह का समय इस जाति आधारित गणना को पूरा करने में लगेगा। लेकिन सरकार तो मान रही कि 11 से 12 दिन में मेरा काम पूरा हो जाएगा। देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि वो डेडलाइन बढ़ेगा, क्योंकि हमें तो जमीनी स्तर की जानकारी है, जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है वो पता है कि जो फिजिकली करना था वो शिक्षक ने आधे से ज्यादा काम करके रखा, हमें कहिए कि 70% 80% तक करके रखा है। लेकिन जो एंट्री का काम है, जो ऐप में एंट्री होता है, वो नहीं हो पा रहा था। उस ऐप में प्रॉब्लम था, शाम में लॉगिन नेटवर्क लोड बढ़ने से या डेटा का लोड बढ़ने से वो एंट्री नहीं हो पा रही थी। इसलिए अभी भी जब एंट्री करेंगे तो पुनः वही दिक्कत आएगी। मेरे ख्याल से कल से जनगणना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि इसको एक्सटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम समय में संभव नहीं है। जनगणना तो का काम तो आज से ही मैंने बहुत जगह शुरू हो गया है, तो आपके मुताबिक लगभग 3 सप्ताह का समय लगेगा। अच्छा, आप ये और बताइए कि और शिक्षकों की नियुक्ति और कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ हुई है? देखिए, पूरी जनगणना का जो जिम्मेदारी है वो शिक्षकों पर है। जिला स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक की जो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट की टीम है, यानी जो प्रशासनिक पदाधिकारियों के जो सहयोग के लिए जो टीम है, नियुक्ति है। फिर जो प्रगणक हैं, प्रगणक भी शिक्षक हैं, और उनके जो पर्यवेक्षक हैं वो भी शिक्षक हैं। तो 3 लेवल पे मैनेजमेंट, उसके बाद मॉनिटरिंग और ग्राउंड लेवल पे जो प्रगणक है, यानी कि जो काउंटिंग का काम कर रहे हैं, गणना काम कर रहे हैं, वो तीनों स्तर पे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति है। तो जो पाठक जी कह रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए, इसको जमीनी स्तर पर कोई पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं। सारे वीडियो ने पुनः आदेश निकाल दिया कि जिस प्रकार पूर्व में प्रतिनियुक्ति जिनकी जहां थी वो अपना काम पुनः संभाल। तो ये आदेश इनका निष्प्रभावी है। अच्छा, के पाठक ने और ये जो नियम लागू किया है कि कोचिंग जो कोई भी टीचर है वो बाहर में कहीं कोचिंग में कहीं नहीं पढ़ाएंगे, इससे जो है शिक्षा जो शिक्षा होती है स्कूल की प्रभावित होती है, इसको आप कैसे? देखिए, ये नियम पहले से सरकारी सेवक कोई भी अन्य आय का साधन या जिससे आय होती हो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते। तो कोई नया नियम नहीं है, लेकिन इसको प्रभावशाली ढंग से लागू करने की जरूरत है। हम लोग पटना में देखते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में सर्विंग आईएएस पढ़ाते हैं, उनके नाम पे, उनके चेहरे के आधार पे एडमिशन होता है। एक शिक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रह चुके हैं, उनके नाम पे कोचिंग संस्थान पटना के बीचों बीच चलता है। भले डायरेक्टर में किन्हीं और, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर उनके चेहरे की ब्रांडिंग के साथ चलता है। तो पहले वो अपने पदाधिकारियों को संभालें, उनके पदाधिकारी जो स्वयं शिक्षा विभाग के निदेशक रह चुके हैं वो कोचिंग चलाएंगे, शिक्षकों में क्या संदेश देगा? तो जरूरत है कि उनको अपने विभाग को और सरकारी अन्य पदाधिकारी अलग अलग स्तर के पदाधिकारी भी कोचिंग करवाते हैं, वो आकर के गेस्ट फैकल्टी के तौर पर समय देते हैं, वो सब बंद करवा दें। शिक्षक के लिए तो पहले नियम है, कहीं कोई शायद पढ़ाते होंगे घर पर आसपास के बच्चों को, लेकिन कोचिंग संस्थान में शिक्षकों की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लगभग शून्य रही है और आगे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से हम लोग इस नियम कानून का पालन करते रहे। एक पाठक ने टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि 20 लाख से ज्यादा जो
पेइंग वाले जो है, टैक्स वाले जो भी कोचिंग संस्थान है, उसको सेवा कर में लाया जाए और 18% जो है सेवा कर उससे लिया जाए। अन्य महानगरों में जो परिपाटी आ रही है उसको भी इन्होंने फॉलो किया है और सरकार के टैक्स में बढ़ोतरी का जो है काम किया, ताकि एक तरफ सरकार का टैक्स भी बढ़े, दूसरी तरफ जो भी टीचर बाहर में पढ़ाते हैं और स्कूल में भी पढ़ाते हैं, इस पर भी रोक लग सके। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि 2010 में कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट बना। उस एक्ट का जो बेसिक प्रावधान है कि प्रति बच्चे 1 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट। पटना के किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रति बच्चे 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है? आप देख लीजिए, देखने की चीज है। कहा गया है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पार्किंग, सेपरेट टॉयलेट्स, रेस्ट रूम, मेडिकल फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। किस कोचिंग संस्थान में? फायर एक्सटिंग्विशर तक की व्यवस्था नहीं। किसी कोचिंग संस्थान में आग लग जाए तो क्या होगा? दिल्ली में कुछ दिनों पहले कोचिंग संस्थान में आग लग गया तो कूद के बच्चे जान बचा रहे थे। तो जो पहले से नियम है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट 2010 है, जो कोचिंग संस्थानों के विशाल प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद वो नीतीश जी ने उसको लागू किया था, उसको ठीक से लागू करवा लें। उसको जिला पदाधिकारी और के पाठक ने आदेश निर्गत किया है कि 8 से लेकर 16 अगस्त के बीच में सारे डीएम प्राइवेट जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबके मालिक से मिले और उनसे बात करें। मुझे लगता है उनका ये आदेश निष्प्रभावी रहेगा। वो कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने में असफल रहेंगे, क्योंकि जो रेगुलेशन है आप उसी के आधार उनको कह सकते हैं। 9 से 4 में आप कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश नहीं दे सकते, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। आप कैसे कर सकते हैं? आप, हम सरकारी सेवा में जो लोग हैं उन पर आपका नियंत्रण है। कोई निजी व्यवसाय कर रहा है, उसको आप कैसे कर सकते हैं कि 9 से 4 के बीच आप व्यवसाय नहीं करें अपना? कोचिंग इंस्टीट्यूट एक व्यवसाय का दर्जा है। आप भी स्वयं कह रहे हैं, कोई जीएसटी का वो भुगतान करेंगे, तो उस पर आप कैसे ये पाबंदी लगा सकते हैं? गैर कानूनी है। इस तरह की पाबंदी का मुझे नहीं लगता है कोचिंग संस्थान पालन करेंगे। अगर ऐसी पाबंदी लगाई जाती, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो प्राइवेट उनका काम है, तो वो लोग भी तब कोर्ट में जा सकते हैं के पाठक के खिलाफ। बिल्कुल जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं गैर कानूनी आदेश है भाई। आप किसी प्राइवेट पर्सन को कैसे आप उसका व्यवसाय करने से रोक लगा सकते हैं 9 से 4 के बीच में? वो अपना व्यवसाय करें। जरूरत इस बात की है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, जो कमजोरी है, उसको दुरुस्त करें। और अभी तक ये कमजोरी को पकड़ नहीं पाए हैं। मैं खुल के कहता हूं कि माननीय अपर मुख्य सचिव साहब, आप केंद्र सरकार की रिपोर्ट है एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट, उसको पढ़िए। 10-15 दिन पहले केंद्र सरकार ने जारी किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है, सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम दिल्ली, केरल, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों से बेहतर है। तो अगर बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़िया है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किनको वाहवाही मिलनी चाहिए? हम शिक्षकों को? आप नहीं दे रहे हैं। उसी रिपोर्ट में बिहार का जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी है, सबसे निचले पायदान पे है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी के लिए सरकार जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस नीचे से दूसरे पायदान पे, अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे है, उसके बाद बिहार है। तो आप जहां कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, आप देख रहे होंगे इन्होंने एक आदेश निकाला कि हाई स्कूल में जगह नहीं है तो बच्चों को दरी और टेंट पे बिछा करके पढ़ाइए। बताइए कितनी शर्मनाक स्थिति है। शिक्षक नहीं है। हाई स्कूल +2 में ऐसे विद्यालय से 90%, 95% बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं। प्राइमरी और हाई स्कूल सब में मैंने बेंच नहीं है कहीं। अधिकांशतः स्थिति यह है कि जितने बच्चे हैं उस अनुपात में, उस संख्या में बेंच नहीं है। दरी पर चट बिछा करके पढ़ाई हो रही है। विद्यालय भवन जर्जर है। 2 कमरे में 5-5 कक्षा संचालित होती है। मेरा स्वयं जो विद्यालय है वो भूमिहीन, भवनहीन है। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, इस बार उसके लिए आवंटन हुआ है, तो अब शायद हो सकता है अगले वित्तीय वर्ष में वो बन जाए। अगले वित्तीय वर्ष से या एकेडमिक ईयर से शुरू हो उसमें नए भवन में। तो ये स्थिति है। भूमिहीन, भवनहीन विद्यालयों को ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, क्लास वाइज बैठने की व्यवस्था हो बच्चों की, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हो, इन सब चीज की व्यवस्था होगी तभी ना व्यवस्था। आप बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है जी। और जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया अपने हक के लिए, तो क्या ये समझा जाए कि आप लोगों के आंदोलन के कारण ही के पाठक को लाया गया यहाँ डिपार्टमेंट में आप लोगों को परेशान करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, नई नियमावली आने के बाद से शिक्षकों का विरोध उमड़ रहा था। और ये जो के पाठक जी हैं, मैं इनको फेलियर मानता हूं। आप बहुत ईमानदार मानते हो, मैं इनको फेलियर मानता हूं। इससे पहले आबकारी विभाग में थे, इनके मुख्य सचिव रहते उस विभाग में। सारण में सैकड़ों लोग मर गए, औरंगाबाद में सैकड़ों लोग मर गए। तो इनका फेलियर है ना, ये कहां सक्सेसफुल हुए? ये तो फेलियर पदाधिकारी हैं। विभाग में भी आकर के ये फेलियर साबित हो रहे हैं। शिक्षा एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे मनोज जी, एक आखिरी सवाल उनसे कीजिए कि आपकी क्या राय है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे मौजूदा सरकार को कि क्या होना चाहिए? जातीय गणना में अगर शिक्षकों को लगाया नहीं जाए तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाए? अच्छा, आपकी क्या राय है
कि अगर जातीय जनगणना में जो है अगर शिक्षकों को अगर लगाया जा रहा है तो मतलब कि आगे का क्या प्रोसीडिंग होना चाहिए, आप ही कह रहा है? देखिए, जातीय जनगणना सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि शिक्षक बेहतर शिक्षा दें अपने बच्चों को, आप बदनाम करते हैं। माननीय मंत्री जी ने बदनाम किया, सबको कहा कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं। अरे शिक्षक योग्य जो है जितनी भी संख्या में, एक तो शिक्षकों की संख्या कम है तो आप उनको पढ़ाने ही नहीं देते हैं। कभी मैंने कहा ना, इस पूरे साल में 7 महीने में जनवरी में हम मकान गिन रहे थे, फरवरी में मैट्रिक इंटर की परीक्षा करा रहे थे, मार्च में मूल्यांकन कर रहे थे और फिर अप्रैल मई में जनगणना कर रहे थे और जून में गर्मी छुट्टी हो गई और जुलाई 1 महीना बीता, अब अगस्त से फिर हम जनगणना करेंगे। तो शिक्षक पढ़ाए कब अपने विद्यालय में? उसे तो गैर शैक्षणिक कार्यों से फुर्सत ही नहीं है। पाठक जी ने 2 दिन पहले आदेश निकाला था किसी गैर शैक्षणिक कार्य में बीएलओ तक के प्रशिक्षण से मुक्त करने की बात कहती, 2 दिन में पलट गए। तो उनका इरादा क्या है यही स्पष्ट नहीं है। क्या सरकार की बस आदेशों का पालन करना और शिक्षकों के आंदोलन को क्रश करना है, या वाजिब में वो चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था सुधरे तो जनगणना। तमाम जानकारियां जो अमित जी ने दी हैं, अमित विक्रम जी ने, जो कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है, हालांकि ये कहा जा रहा था कि 10-15 दिन की बात है, लेकिन जो इतिहास पलटकर अमित विक्रम जी ने हमें दिखाया है कि कब कब शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए थे और इस कारण छात्रों को कितनी परेशानी हुई है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हमारे साथ अमित विक्रम लगातार बने हुए थे। अमित विक्रम जो कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरह से के पाठक जो कि अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उनके इस आदेश को निराधार बताया। निराधार बताने की वजह क्या है कि शिक्षक पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं अपने छात्रों को। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि इनका कहना है कि मानसिक तौर से बीमार करने की कोशिश की जा रही है छात्रों को। ठीक है, मेंटल हेल्थ की बात कोई नहीं करता, अगर शिक्षक महोदय कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की बात तो ये बहुत जरूरी है और एक बार हमें लगता है कि राय विचार करनी चाहिए। और जिस तरह से शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा है कि इस पूरे मामले पर एक बार सरकार को विचार करनी चाहिए और सारे शिक्षकों को इस गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाना चाहिए, किन्हीं और को यह काम देना चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।